नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। जम्मू कश्मीर में चल रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र में शहीद हुए चमोली निवासी लांस नायक रुचिन सिंह रावत और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर निवासी शहीद प्रमोद नेगी के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों शहीदों का पार्थिव शरीर देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर लाया गया था। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हमारे शहीदों को यह देश हमेशा याद रखेगा। राज्य सरकार हर पल सैनिक परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शहीद रुचिन सिंह रावत के परिजनों की हर संभव मदद करेगी। हम सब लोगों के लिए आज दो पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे हैं। हमारे प्रदेश के रुचिन सिंह रावत और हिमाचल प्रदेश के प्रमोद नेगी, दोनों के ही पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ हमारे लिए एक तरफ बहुत दुखद क्षण भी है और इसके साथ साथ हमारे लिए गौरव भी है, गर्व भी है कि दोनों ने भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान दोनों शहीदों को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को जो ये आघात लगा है, असमय उनको एक बड़ा दुख उनके सामने आया है, उन सभी को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें और भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। और मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ लिखा गया है शहीदों को नमन करते हुए। उत्तराखंड के सपूत चमोली निवासी लांस नायक श्री रुचिन सिंह रावत जी एवं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर निवासी श्री प्रमोद नेगी जी के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे शहीदों को देश आजीवन याद रखेगा। राज्य सरकार सैनिक परिवारों के साथ सदैव खड़ी है और उनकी हर संभव मदद देने के लिए कृत संकल्पित है। – 2025 तक उत्तराखंड राज्य को अग्रणी बनाने के लिए सभी विभागों को लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कहां तक पहुंचे हैं, इसकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए दिन समीक्षा बैठकें भी कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग की और अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विभागवार समीक्षा की जा रही है ताकि तय लक्ष्य पूरे हो सकें। 2025 के लक्ष्य को लेकर धामी की बैठक, मुख्यमंत्री धामी ने विभागों के साथ मीटिंग की। सभी विभागों का एक जो हमने फ्रेम बनाया है, उनका एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य के अनुरूप कितना कार्य हुआ है, ये बैठक निरंतरता से चल रही है। इसके पीछे हेतु है कि जो भी हमने लक्ष्य तय किए हैं उन लक्ष्यों को हम प्राप्त करें और सशक्त उत्तराखंड जो हमारी थीम है वो जल्दी से जल्दी प्राप्त करने की दिशा में स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ें, उसमें कहीं विलम्ब न हो। धन्यवाद। उत्तराखंड में हेली सेवाओं से सभी पर्यटन स्थल को जोड़ने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, 2014 से पहले हेली सेवाओं की जो स्थिति थी वो सबको पता है। जॉली ग्रांट के अलावा कुछ हवाई पट्टी थी, आज उसमें विस्तार हुआ है। देहरादून से कई जगहों के लिए हेली यात्रा शुरू की गई है। कई नए हेलीपैड बन रहे हैं। भविष्य में सभी तीर्थ स्थलों को हेली सेवाओं से जोड़ा जाएगा और इसकी व्यवस्था भी बनाई जा रही है। 2014 से पहले उत्तराखंड के अंदर जोली ग्रांट के अलावा एक अपना है जो हवाई पट्टी है, कुमाऊं में एक थी, एक पिथौरागढ़ आई, एक चिनाली। आज पहली बार उन हवाई पट्टी में सेवाएं प्रारंभ हुई हैं। ये ठीक है, कुछ कारणवश कभी रुकती है कभी चलती है, लेकिन चल रही हैं। इसके साथ साथ हेलीपैड बहुत बड़े हैं। अगर 2014 की आप तुलना करेंगे तो अनेक स्थान हेलीपैड अभी भी हमने जो है, चाहे टिहरी से लेके आपका गोचर हेलीपैड की व्यवस्था, ये सारी किस कालखंड में हुई? हमारे कार्यकाल में घटना हुई। अभी जोशीमठ के अंदर हेलीपैड के स्थान चुन लिया गया है।
टिहरी के अंदर हेलीपैड के लिए स्थान चुन लिया गया है। अनेकों स्थान हैं जिन स्थानों पर, और खासतौर पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ अनेकों देवस्थल हैं, और मैं अपने पर्यटन मंत्री का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हर पर्यटन स्थल को अब हेलीपैड से जोड़ा जाएगा, और भविष्य के अंदर नवरात्रि होते हैं, चाहे हमारे तो दो नवरात्रि होते हैं, सर्दी नवरात्रा होता है, उसके बाद एक नवरात्रा और है, तो दोनों नवरात्रों में बड़ी संख्या में, वो शीतकाल होता है, हमारे 4 धाम के कपाट बंद होते हैं, तो एक प्रकार से देवीय सर्किल जिसको हम कह सकते हैं, नवरात्रि सर्किल करके, और ये उत्तराखंड में बने, उसका नाम क्या होगा तो सरकार तय करेगी, लेकिन हर मंदिर पर जहाँ हमारी देवस्थान है, देवभूमि है, वहाँ भी यात्री जाए, इसकी व्यवस्था भी बहुत जल्दी बनेगी। अंकिता हत्याकांड मामले में वीआईपी के नाम उजागर करने और मंत्री के मारपीट वाले प्रकरण में एफआईआर में मंत्री का नाम दर्ज न होने और दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों की मांगों की सुनवाई न होने को लेकर महिला कांग्रेस ने आज हल्ला बोल कर दिया। महिला कांग्रेस ने सचिवालय कूच किया और इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन में इकट्ठा होकर नारा लगाते हुए सचिवालय के लिए कूच किया। प्रशासन की तरफ से सुभाष रोड पर सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर महिला प्रदर्शनकारियों को रोका गया और इसके बाद कांग्रेस की महिला प्रदर्शनकारियों ने वहीं पर बैठकर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। आगामी निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा खुद ऑनलाइन बैठकों में सभी जिला अध्यक्षों और नगर अध्यक्षों से तैयारियों को लेकर फीडबैक भी ले रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि आगामी दिनों में कांग्रेस में बूथ कमेटियां और न्याय पंचायतों के स्तर पर बैठकें प्रस्तावित हैं, जिसमें पार्टी को आगामी चुनाव में किस रूप में कार्य करना है, इस और दिशा निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। नगर निकाय चुनाव के संबंध में कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। हमने प्रभारी की नियुक्ति भी की है और नगर पालिकाएँ जहाँ हैं, नगर पंचायत जहाँ है, वहाँ के अध्यक्षों से माननीय अध्यक्ष जी ने जूम के माध्यम से बैठक भी की है, जिला अध्यक्षों से भी बैठक की है और वोटर लिस्ट का भी हम ध्यान कर रहे हैं कि कहाँ किस तरीके से संशोधन हो रहा है, किस तरीके से जोड़ सकते हैं, उसमें विचार विमर्श चल रहा है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है और हमारा प्रयास है कि बूथ स्तर पर कांग्रेस को तैयार करेंगे और वोटर निकालने के लिए अलग से 11 लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा, जो 11 लोगों की कार्यकारिणी ब्लॉक स्तर पर हम तैयार करेंगे। उत्तराखंड में बाहरी प्रदेशों के लोगों को अब जमीन खरीदने और व्यापार करने के लिए कड़े कानून से गुजरना होगा। क्या है ये नया कानून और क्या कुछ तैयारी धामी सरकार ने इस नए कानून को लेकर की है, ताकि वेरिफिकेशन के बाद ही बाहरी प्रदेशों के लोग उत्तराखंड में जमीन खरीद पाएं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। देवभूमि में जमीन खरीदना अब आसान नहीं। जमीन खरीदने के नियम होंगे बेहद सख्त। नए नियमों के लिए आएगा अध्यादेश। अब रोक टोक नहीं खरीद पाएंगे जमीन। उत्तराखंड सरकार लगातार लोगों के हित में काम कर रही है। अब इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए बाहरी प्रदेशों के लोगों को अब उत्तराखंड में जमीन खरीदने के लिए वेरिफिकेशन के नियम से गुजरना होगा। यानी अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना पहले जैसे नियमों के मुताबिक आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि सरकार उत्तराखंड में जमीन खरीदने को लेकर नियम कड़े बनाने जा रही है, ताकि बेरोक-टोक जमीन प्रदेश में न खरीदी जाए। और इसको लेकर कैबिनेट बैठक में चर्चा भी हुई। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमीन खरीदने के लिए वेरिफिकेशन को मंजूरी भी दे दी है। जो जमीनें हैं पहले बेरोक-टोक खरीदी जाती थी, उस पर अब जांच होने के बाद, पूरी पृष्ठभूमि जांचे जाने के बाद कि आखिर किस लिए उत्तराखंड में ज़मीन लेना चाहते हैं, किस लिए वो रहना चाहते हैं, किस लिए आना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों की जांच होने के बाद ही अब इस पर निर्णय हो पाएगा। अभी हमने कहा है कि कल से ही जो है इस पर सब पर रोक लग जाएगी और साथ में अन्य भी सेतु जो नीति आयोग की तर्ज पर बनाने का भी
आज मंत्रिमंडल में हमने फैसला कर लिया है। उससे बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे निर्माण कार्यों से लेकर नवाचार करने में राज्य के अंदर अनेकों जो विभाग हैं उन सभी को सहायता मिलेगी और जो नया उत्तराखंड है, संकल्प नए उत्तराखंड का, वो साकार दिशा में आगे बढ़ेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या होगी। जो भी लोग बाहरी प्रदेशों के उत्तराखंड में व्यापार करने या घर बनाने के लिए जमीन खरीदेंगे, उन्हें सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके लिए उन्हें जमीन खरीदने से पहले वेरिफिकेशन का फॉर्म भरना होगा, जिसके माध्यम से जिस जगह के मूल निवासी जमीन खरीदने वाला व्यक्ति होगा, उनके नजदीकी थाने से उनका सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन के बाद ही बाहरी प्रदेशों के व्यक्ति जमीन खरीद पाएंगे। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी देते हुए कहा कि राजस्व विभाग को इसके लिए अध्यादेश लाने के निर्देश दिए गए हैं, यानी कि अध्यादेश आते ही वेरिफिकेशन का नियम प्रदेश में लागू हो जाएगा। ये कल माननीय मंत्रिमंडल में एक सुमोटो निर्णय था माननीय मंत्रिमंडल का, और उस पर चूंकि प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग है, तो राजस्व विभाग उसको अध्यादेश के माध्यम से करने जा रहे हैं। अध्यादेश का प्रारूप जल्दी। धामी सरकार के इस फैसले से भाजपा काफी उत्साहित नजर आ रही है। भाजपा का कहना है कि आम जनता भी मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर सरकार का आभार व्यक्त कर रही है। अपराधी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन खरीदने या कारोबार करने की सोचते हैं, वो उत्तराखंड में जमीन नहीं ले पाएंगे और इससे देवभूमि का जो माहौल है वो शांत ही रहेगा, जिसके लिए उत्तराखंड जाना और पहचाना जाता है। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने जो अभी निर्णय लेने का फैसला किया है कि जो बाहर का व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में जमीन खरीद रहा है या कुछ भी काम करने वाला है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। अगर वो कहीं आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कोई उसके खिलाफ अपराध है, तो ऐसे व्यक्ति को राज्य में जमीन खरीदने और कारोबार करने से रोका जाएगा। यह निर्णय राज्य के व्यापक हित में है और राज्यवासियों ने इस निर्णय की प्रशंसा की है और मुख्यमंत्री जी को बधाई दी है। निश्चित रूप से जो देवभूमि का जो वातावरण है, यहाँ का जो सनातनी वातावरण है, उसको अगर कोई भी खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिन लोगों ने उत्तराखंड में जमीन खरीद ली है, क्या सरकार उनका भी वेरिफिकेशन कराएगी। इस नए कानून से उत्तराखंड में सियासी माहौल में गर्मी पैदा हो गई है। तो वहीं नया कानून आने से माना जा रहा है कि अपराधी किस्म के लोगों को प्रदेश में जमीन खरीदना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार कब तक प्रदेश सरकार इसको लेकर अध्यादेश लेकर आती है और क्या वास्तव में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को उत्तराखंड में जमीन नहीं मिल पाएगी। इस पर भी सभी की नजर बनी रहेगी। जनता टीवी के लिए देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का रुड़की में सैकड़ों कांग्रेसियों कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूंका। और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस तरह आचरण गलत है और असंवैधानिक भी है। हमारी मांग है कैबिनेट मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। जिस तरह से वो सड़क पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, सड़क पर अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, एक मंत्री होने के बावजूद जिस तरह वो तानाशाही कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इससे गलत समझा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के हम मांग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, प्रदेश की और केंद्र की सरकार से मांग करते हैं प्रेमचंद अग्रवाल को जल्द से जल्द गिरफ्तार। आप ही लोगों का प्रश्न था कि हमारे में शायद कोई कमी रह रही है जो सरकार नहीं सुन रही है। मैंने सुबह भी ये बात कही थी और अब भी कह रहा हूँ, यहाँ पे भाजपा सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। भाजपा सरकार अपने नेताओं, अपने मंत्रियों पे लगाम नहीं कस पा रही है। उनके जितने भी कृत्य हो रहे हैं, जो भी वो गलत घटनाएं पे अंजाम दे रही है, वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं फिर अपील करता हूँ यहाँ के चीफ मिनिस्टर से, यहाँ के मुख्यमंत्री से कि वो मुख्यमंत्री केवल भाजपा के नहीं है, वो पूरे प्रदेश के हैं। वो अपने आप को एक मॉडल के रूप में स्थापित करें और इनके खिलाफ कार्रवाई करके अग्रवाल साहब के जो है अपने आप को साबित करें और निष्पक्ष होकर। प्रेमचंद अग्रवाल जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने जिस तरह की बदतमीजी जो है ना, गुंडों की तरह बदतमीजी की, मतलब राह चलते जिस तरह गुंडे करते हैं, इस तरह से मारपीट जो है एक व्यक्ति के साथ की, तो ऐसे जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उन्हें इस तरह का जो व्यवहार है शोभा नहीं देता। उसके खिलाफ हमने ये
जो है आज पुतले का दहन किया है। आप देख रहे हो कि बहुत लोगों में आक्रोश है, जिस तरह से मतलब प्रदेश में सरकार चल रही है बिल्कुल गुंडागर्दी, मतलब जो है इस समय चरम पर। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनके द्वारा जो ऋषिकेश में जो सुरेंद्र नेगी जी के साथ में जो अभद्रता की गई और उनको सरेआम उनकी पिटाई की गई और उन्होंने खुद मतलब उनकी पिटाई की और उनके जो अंगरक्षक थे वो भी इसमें शामिल थे। सरयू नदी के उद्गम स्थल सरमूल को पर्यटन और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए भद्रतुंगा में पहली बार 3 मई से 11 मई तक 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ कुमाऊं लघु कुंभ का आयोजन किया गया है। सरयू नदी का उद्गम स्थल कई ऐसे अनछुए और अनदेखे विषम भौगोलिक क्षेत्र से भरा हुआ है जहां रहस्य भी है और रोमांच भी। भद्रतुंगा सरमूल क्षेत्र वशिष्ठ मुनि की तपस्थली रही है। देश के नामचीन पर्यटक स्थल के रूप में भद्रतुंगा को विकसित करने के लिए गुजरात राज्य के महामंडलेश्वर महंत स्वामी अभिराम दास के नेतृत्व में यज्ञोपवीत संस्कार और विभिन्न प्रकार के यज्ञों का आयोजन प्रतिदिन किया जा रहा है। पूर्वांचल लघु अर्धकुंभ सरयू मूल भद्रतुंगा में आज ऐतिहासिक यहाँ पर मिलेगा आयोजन, जहाँ 3 मई को शुभारंभ किया गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माँ सरयू का स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म में स्पष्ट उल्लेख है और ये माँ सरयू विश्व की सबसे पावन नदी मानी जाती है। उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो हमारे माननीय मोदी जी के पारिवारिक गुरु अभिराम दास जी हैं, महाराज जी यहाँ पर हैं, उनके अथक प्रयासों से यहाँ पर उनके मार्गदर्शन पर हिमाचल लघु अर्ध कुंभ का यहाँ पर आयोजन। हम ऐसे तो हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान ने पूरे भारत में बहुत से आश्रमों का निर्माण किया है और आज से 30 वर्ष पहले श्री सद्गुरुदेव भगवान सौधारा की यात्रा की तो उन्होंने संकल्प किया कि ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और इसके विकास के लिए यहाँ एक आश्रम का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि आश्रम के निर्माण होने से, आश्रम हो जाने से बहुत सी जनता आश्रम से जुड़ती है और जनता को लाभ मिलता है। मैं सबसे पहले सरयू माता को नमन करते हुए भद्रतुंगा में जो यज्ञ हो रहा है इसका आनंद लेने के लिए सभी लोग यहाँ पर अपना सहयोग देंगे, ऐसा मैं सभी जनता से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ। और इस पवित्र भूमि से जो हमारा पर्यटन का एक बहुत ही सुरम्य स्थल है सरयू माँ गंगा, और इसी के साथ हमारा तप्तकुंड है, हमारा भद्रतुंगा है, हमारा सहस्त्रधारा है। ये आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं लगातार इसी प्रकार से ऐसे ही यज्ञ यहाँ पर होते रहे। हमारे श्री महाराज जी हैं, उन्होंने ही यहाँ ये स्थान का निर्माण किया और उन्हीं के द्वारा हम सब यहाँ आए, जितने भी संत आए हैं। और यहाँ का देखने में हमें बहुत सुंदर लगा, पहली बार आए सरयू में। और ऐसा हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कोट कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प 1000 और एक निमित्त सरयू बसे, तुले न तुलसीदास। माने सरयू जी का दर्शन करने से जीव मात्र का मुक्ति हो जाती है और बहुत सुंदर लगा। हम तो ये सोचते कि जो यहाँ के निवासी है, निवासी लोग कैसे रहते इतने पहाड़ों में चढ़ने, हम सब एक रास्ता में उतरते दम भरा, और यहाँ के रातों दिन उतरते बेचारे कितने, इनका वो भी नहीं है, ऐसी आवक भी नहीं है यहाँ, और जितनी ज़मीन है उसी में गुजारा कर लेते। ये इनकी बहुत बड़ी तपस्या है। उत्तराखंड राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर पालिका पहुंचकर निरीक्षण किया। साथ ही पालिका के सभी विभागों का निरीक्षण करने के साथ कागजों की भी जांच पड़ताल की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अव्यवस्थित कागजों पर नाराजगी जाहिर करते हुए पालिका ईओ महेंद्र कुमार को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए और इसके साथ ही उन्होंने कूड़ा निस्तारण को लेकर नगर पालिका की पहल की जमकर प्रशंसा भी की। व्यवस्थाएं तो ऐसा कमी जैसा कुछ नहीं है और ये तो बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है, अभी रेनोवेशन का काम भी चल रहा है। लेकिन मेरा यहाँ आने का मुख्य मकसद जो था वो ये था कि जो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत नगर पालिका रामनगर में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, कैसे अनुरोध पत्र यहाँ आते हैं, कैसे उनका निस्तारण होता है, कैसे जो अभिलेख हैं, पुराने रिकॉर्ड्स हैं, उनका किस तरीके से रख रखाव किया जाता है। तो अब चूँकि बिल्डिंग में रिनोवेशन चल रहा है, कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन अधिशासी अधिकारी जो यहाँ पर हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो जाएंगी। और मुख्य रूप से हमारा एक फोकस रहता है कि
एक्ट की धारा 4 में ये कहा गया है कि हर एक लोक प्राधिकरण को, यानी हर एक डिपार्टमेंट को या जो भी ऑटोनोमस बॉडी है उसको 16 बिंदुओं पर जो है स्वप्रकट करनी है सूचनाएं, मतलब पब्लिक डोमेन में आपको खुद से डाल देनी है। हल्द्वानी सहित आसपास के जिलों में साइबर अपराध तेजी से पनप रहा है। सोशल मीडिया हो या अन्य माध्यम, साइबर अपराधी तेजी के साथ लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं और बड़े पैमाने पर जनता की गाड़ी कमाई लूटी जा रही है। लिहाजा कुमाऊं आईजी डॉक्टर नीलेश आनंद बर्णे ने साइबर अपराधों की लंबित शिकायतों की समीक्षा कर कुमाऊं मंडल में सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द लंबित साइबर अपराधों की विवेचना करें और अगर गिरफ्तारियां होनी है तो तत्काल गिरफ्तारियां भी हों। उत्तराखंड में हुई भारी बारिश के बाद तमाम किसान संगठनों ने सरकार से किसानों के लिए राहत पैकेज की मांग की है। हरिद्वार पहुंचे भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ने कहा, उत्तराखंड में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार किसानों की खराब हुई फसलों का आकलन करे और पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दे। मांग पूरी न होने पर उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। वृष्टि बारिश से जो किसानों को खेती बाड़ी में, बागवानी में, फूलों की खेती में हर तरह से जो नुकसान हुए हैं, हमारा कहना है कि सरकार अपने स्तर से इसकी जांच कराए और उनको उचित मुआवजा देने की कृपा करें। और क्योंकि वैसे तो हम बार बार कहते रहते हैं, सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती, हमारी बात सुन भी लेगी, आगे कुछ करती नहीं है। तो अब हम कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, उन्हें मुआवजा नहीं मिलता, तो हमें मजबूर होकर सड़कों पे उतरना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बागेश्वर की 19 सदस्यों वाली जिला पंचायत बागेश्वर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश चंद्र ऐठानी जिला पंचायत सदस्य से सदस्यता रद्द करने और आगामी 5 साल तक किसी भी चुनाव में हिस्सा न लेने संबंधित पंचायती राज के शासकीय आदेश को हिंदू जागरण मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष हरीश सोनी ने सही ठहराया है। साथ ही पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बागेश्वर को कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की नसीहत भी दे डाली। हरीश सोनी का कहना है कि शासन ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पर जो कार्रवाई की है तथ्यों के आधार पर है। हरीश चंद्र ऐठानी के खिलाफ ठोस तथ्य मिलने पर ही शासन स्तर की कार्रवाई की गई है। देखिए, शासन द्वारा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पर जो कार्रवाई की है, तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई होती है। अगर उनके खिलाफ तथ्य हैं तो तभी उन पर ये कार्रवाई हुई होगी। अगर वो निर्दोष है तो कोर्ट जाए, कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर आ जाए। जो भी जिस पर भी आरोप लगता है वो दूसरे पर षड्यंत्र का दोष करता है। इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव पर कितने आरोप लगाए, अगर वो गलत होती तो उसका पर भी कार्रवाई होती, लेकिन वो सही थी, इसलिए वो बैठी है सत्ता में। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गार्ड ने आवेश में आकर बैंक के मैनेजर के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर बैंक के गार्ड और मैनेजर के बीच झगड़ा हुआ था और इसके बाद गार्ड ने आवेश में आकर बैंक मैनेजर के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और आग भी लगा दी। आनंद फानन में बैंक मैनेजर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। हल्द्वानी के आयुक्त कैंप ऑफिस में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आज जनता दरबार लगाया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में फरियादियों ने पहुंचकर अपना कराया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने फरियादियों की समस्याओं को गहनता से सुनते हुए उसके निवारण करने का प्रयास किया। मीडिया से बात करते हुए कुमाऊं कमिश्नर ने बताया कि जनता दरबार में मुख्य रूप से जमीनी विवाद और पेयजल से जुड़े हुए मामले आए हैं। 105 पर्चियां मेरे पास आ गई हैं और बहुत से शिकायतकर्ता आए हैं। एक तो पानी का गंभीर मसला आया था कटघरिया ग्राम पंचायत से, हालांकि अब वो नगर क्षेत्र में आ गया, जहाँ पे कुछ परिवारों को पानी नहीं मिल रहा है। इसमें जल संस्थान को बुलाया गया था और उनके बताया गया कि 1-1.5 लाख का खर्चा इसमें और है पानी का, तो वो हम प्राधिकरण की ओर से उस धनराशि को दे देंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। और कुछ प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ लैंड रिलेटेड हमेशा की तरह
आज भी आई थी, जिनका कुछ तो समाधान हमने कर दिया है। रामनगर से कंप्लेंट आई थी, उसमें जिसने शिकायत की थी और जो विक्रेता था वो उसको आज कब्जा हस्तांतरण कर देगा। और इसी तरीके से हमारी कुछ शिकायतें लैंड रिलेटेड मैटर्स की हल्द्वानी से आई थी, जिन पे कार्रवाई की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।